हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्स एंड मोशन। और लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो यहाँ पे लिखा है कि वी हैव सीन दैट ए फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है उसको भी अगर आपको चेंज करना है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही लिखा है कि वी हैव सीन दैट ए फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी हमने देखा है। अब हमसे आगे कैन यू रिकॉल में क्या बोला कि व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का 3 लॉज था जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखा है, लेकिन चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट लॉ देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। चलिए इसमें दो बातें हैं जिसमें से एक चीज़ मैं हटा देता हूँ पहले इतना, और इसको समझते हैं उसके बाद उसको भी समझते हैं। क्या लिखा देखिए, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ आ सकता है, कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट मतलब जैसा ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, और ये कब तक रुका रहेगा। रेस्ट मतलब रुका रहेगा एक ही जगह पे। तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, इस रेस्ट पोजीशन पे वो कंटिन्यूसली कब तक रुका रहेगा, अनलेस जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कोई एक बाहर से आप फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे तब तक वो वहीं का वहीं रहेगा। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जो इसका जो रिटार्डिंग फोर्स रहेगा उससे ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आप इसको टच करते हो तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि टच करने में आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उसके बदले में उसने भी आपको तरफ उतना फोर्स भेज दिया है। लेकिन अगर आप इसको पुश कर दोगे तो ये हट जाएगा जगह से। तो आपने जो अभी फोर्स अप्लाई किया वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, और जब तक किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तब तक वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में ही हमेशा के लिए रहेगा। न्यूटन ने ये बोला, न्यूटन ने बोला अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है, अगर वो एक रेस्ट पोजीशन पे है तो वो सारी ज़िंदगी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है। चाहे वो एयर हो, चाहे वो आप पुश करो, आप ढक लो उसको, कुछ भी करो। तो ये एक उन्होंने बताया। और उसके साथ ही मुझे दूसरा बोला था कि और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या कि एक तो रेस्ट का बताया, दूसरा बोला कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, एक सेम मोशन में है, एक सेम स्पीड में है, और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसा अगर ये एक ऐसा चल रहा है, ऐसी मोशन पे ये चल रहा है, तो ये भी ऐसा ही चलता रहेगा, पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। आपको एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी है, आजू बाजू कोई फोर्स नहीं, जैसे अगर स्पेस की बात करें, अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह जा रहा है और उसको आजू बाजू से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, और वैक्यूम भी है, वहाँ पे हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डस्ट पार्टिकल है, ना कुछ भी है, ना कोई फ्रिक्शन है, कोई टच भी नहीं हो रहा उसको, तो वो बॉडी हमेशा चलता ही रहेगा। वो बॉडी हमेशा ऐसी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, जब तक आप कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। मतलब एक बात आप यहाँ पे समझिए, कोई अगर बॉडी रुका है तो वो रुका ही रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। और कोई बॉडी अगर चल रहा है पहले से, अगर वो चल रहा है पहले से, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ये आप समझिए, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। एक बार वापस कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट ही रहेगा जब तक बाहर से कोई उसको एक फोर्स नहीं मिलता है। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा उस मोशन में रहेगा, हमेशा घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम रिवॉल्यूशन ऑफ मून, फिर अर्थ, ये भी समझेंगे, न्यूटन्स के लॉ के ऊपर ही है। तो ऐसा बॉडी हमेशा या तो रेस्ट पोजीशन बनाए रखेगा या तो वो मोशन वाला पोजीशन बनाए रहेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स आया है तभी वो मोशन को चेंज करेगा, तभी वो रेस्ट को चेंज करेगा। ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे तो सेकेंड लॉ को समझने से पहले आपको एक मोमेंटम कंसेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, लेकिन एक बार समझते हैं मोमेंटम किसको बोलते हैं। तो मोमेंटम का अगर एक सिंपल मीनिंग समझोगे तो एक तो अमाउंट ऑफ मोशन होता है उसका, और दूसरा क्या है कि एक ऐसा टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब एक मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट जो है, उसके अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है,
उसको बताने वाले को बोलते हैं मोमेंटम। फिर से आप समझिए, एक बॉडी जो मोशन में है, एक बॉडी चल रहा है, तो उसके अंदर कितनी ताकत है, कितना स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर ये एक स्टोन है और ये एक बुलेट है और यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है। अगर ये स्टोन और ये बुलेट जहाँ पे पोजीशन है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, अगर इसको रिलीज़ कर देते हो, यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ग्लास के ऊपर छोड़ दोगे तो क्या ग्लास फूट जाएगा? तो ऑब्वियसली ग्लास फूट जाएगा, क्योंकि इसका इतना आप वज़न देखिए। लेकिन उतने ही दूर पे से अगर आप इस बुलेट को इसके ऊपर छोड़ दोगे तो क्या ये टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। फिर से आप समझिए कि ये इतने मास वाला जो स्टोन है, इसके ऊपर अगर आप छोड़ दोगे यहीं से, तो वो इतने डिस्टेंस पे आने के बाद इसके ऊपर गिरेगा जब, तो ये टूट जाएगा। लेकिन ये जो बुलेट है, इतने ऊपर से इसके ऊपर अगर आप फेंकोगे तो इसके अंदर चला जाएगा या इसको लगेगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर इसी बुलेट को अगर आप एक गन में रख देते हो, गन में फिट कर देते हो, और फिर अगर आप उसको शूट करते हो, तो वो ग्लास ब्रेक हो जा रहा है। अब यहीं पे आपको समझना है कि ये डिस्टेंस, ये जो मोशन आप देख रहे हो वो इतना स्लो नहीं है, ये तो एक रिप्ले जैसा समझिए, ऐसा है। लेकिन रियल में तो वो बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है कि बुलेट को ऐसा जाते हुए आप देख नहीं पाओगे। लेकिन है तो उतना ही छोटा बुलेट, तो क्या आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत आ गई जिसके इसने अब क्या किया, उस ग्लास को फोड़ डाला। उसके पहले जब हमने इसको यहाँ से छोड़ा था तब उसने नहीं उसको ब्रेक किया था, लेकिन जब यहाँ से वो बुलेट से आया तो उसने उस ग्लास को ब्रेक कर दिया। तो वो है मोमेंटम, जो उसके चलने में जो ताकत आई है ना, वो बताता है मोमेंटम। और अगर मोमेंटम को अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो उसका जो सिंबल है वो p है, स्मॉल p, और उसका जो फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ मायने रखता है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम में जो स्ट्रेंथ होता है मूविंग ऑब्जेक्ट में, उसके लिए आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो मास और एक वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर इस स्टोन का मास 10 kg है और यहाँ से यहाँ तक जब वो आया, उसका वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 10 4 जा 40 kg मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है, ये हो गया इसका मोमेंटम। मतलब इसके अंदर आप समझिए कि 40 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पे आते हैं बुलेट के लिए, तो बुलेट का मास, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट का मास बहुत कम है, सपोज करते हैं 0.1 kg है, जिसका मतलब है कि 10 ग्राम, छोटा सा है। और उसकी वेलोसिटी सपोज करिए कि 3 मीटर पर सेकेंड है, हल्का है इसलिए ज़्यादा स्पीड में नहीं आया, ऐसा समझिए, 3 मीटर पर सेकेंड है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए दोनों में किसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसमें रॉक का जो है, स्टोन का जो है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, जबकि इस बुलेट का मोमेंटम बहुत कम है। लेकिन जब इस बुलेट को आप गन में फिट कर देते हो और जब वहाँ से शूट करते हो, तो वो बुलेट की जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा होती है कि आते हुए बुलेट को आप देख भी नहीं पाओगे। तो अब अगर हम इस तरह समझें कि अभी भी जो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं कि मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इस बार अभी भी इसका जो मास है वही रहेगा, क्या? 0.1 kg। लेकिन इस बार जो मोमेंटम था, इस बार जो वेलोसिटी था, जिस स्पीड से वो बुलेट जो है वो आया था गन से रिलीज़ होने के बाद, अगर उसका स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड हो गया, बहुत तेज़ी से अगर आया, और फिर अब आपके पास मास है, आपके पास वेलोसिटी है किसका? बुलेट का। आप अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 kg को 500 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको मिलेगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब आप कंपेयर करिए स्टोन का मोमेंटम और बुलेट का। अब देखिए बुलेट का मोमेंटम कितना ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली फिर वो इसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो मोमेंटम आप याद रखिए कि ये चीज़ होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, जो स्ट्रेंथ होता है वो मोमेंटम होता है, या अमाउंट ऑफ मोशन समझिए। और वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। लेकिन क्या एक ऐसा केस आ सकता है कि मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है? देखिए मोमेंटम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मास इंटू वेलोसिटी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर मोमेंटम ज़ीरो होगा तब क्या हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे स्टोन है, फिलहाल अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है p विच इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। चलिए इसका मास अब और ज़्यादा हो गया, सपोज करिए 100 kg है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? अभी तो ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ तो इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 100 ग्राम इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, आपको मिलेगा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब मोमेंटम आपको 0 मिला डायरेक्टली। अगर आपको बताओ तो मोमेंटम इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है
ऑल्दो इसका मास आपके पास इतना ज़्यादा है, फिर भी वेलोसिटी ना होने की वजह से उसका मोमेंटम भी ज़ीरो है, मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पुश करते हो, कैसे कि आपने फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में, तो मोशन आपको किस डायरेक्शन में दिखा, वो भी उसी डायरेक्शन में दिखा। आपने जब इस तरफ पुश किया तो स्टोन इस तरफ थोड़ी आया, सेम डायरेक्शन में गया, मतलब जिस तरफ आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हुआ, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी हुआ, ऐसा समझिए। तो क्या अभी का जो मोमेंटम आपने देखा जब वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, तो अभी का जो मोमेंटम आपने देखा मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या उसके अंदर फोर्स जिम्मेदार है? तो उसके अंदर फोर्स जिम्मेदार है ऑब्वियसली। जब आपने फोर्स अप्लाई किया था वो मूव हुआ और उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आया या वो मोशन आया, और उसी को हम बोलेंगे मोमेंटम। मतलब मोमेंटम फोर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, और ज़्यादा तेज़ी से वो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा मोमेंटम आएगा। या ऐसा समझिए कोई बॉडी अगर चल रहा है तो उसके अंदर एक मोमेंटम है, अगर आपने उसमें फोर्स अप्लाई करके और जोर से धक्कल दिया तो वो और तेज़ी से जाएगा, मतलब मोमेंटम क्या होएगा, और बढ़ जाएगा। मतलब आपको ये समझना ही पड़ेगा कि फोर्स जो है, मोमेंटम जो है वो फोर्स के ऊपर भी डिपेंड है। मोमेंटम बढ़ेगा कब, जब फोर्स बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का बढ़ना और मोमेंटम का घटना फोर्स के बढ़ने और फोर्स के घटने से होता है। तो ये चीज़ न्यूटन ने बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो भी बदलाव होता है इज़ प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा पे ज़्यादा कम पे कम, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, अप्लाइड फोर्स अगर कम है तो मोमेंटम कम रहेगा। एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम में जो चेंज आता है अगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी आपको दिखाई देगा। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जो भी एक एक्शन फोर्स आ रहा है उसके बदले में उसको रिएक्शन फोर्स इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, मैग्नीट्यूड में, विच एक्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों साथ ही में एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक्शन फोर्स हो गया उसके काफ़ी देर के बाद फिर रिएक्शन फोर्स हो गया। फॉर एग्जांपल देखेंगे, अब देखिए ये एग्जांपल देखिए कि ये जो पर्सन है वो इस चेयर पे बैठा है, तो इसका जो भी मास है, इसका जो वजन है उस चेयर को मिला, तो चेयर ने बदले में, मतलब इसने जो फोर्स अप्लाई किया, एक्शन फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे जो फोर्स आया नीचे की तरफ चेयर के ऊपर, तो चेयर ने भी बदले में ऊपर का फोर्स अप्लाई किया। मतलब जितना फोर्स इस पर्सन ने चेयर के ऊपर अप्लाई किया है उतना ही रिएक्शन फोर्स क्या हो गया है, चेयर ने उस पर्सन के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन अगर इसके प्लेस पे अगर कोई बहुत मोटा इंसान बैठ जाए तो ये चेयर टूट जाता है। तो क्यों टूटता है? क्योंकि अब उसका जो एक्शन फोर्स है उसके रिएक्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, और जिसके से वो क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे एक्शन फोर्स जब भी रहता है तो ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम क्या होता है, रिएक्शन फोर्स भी रहता है। और वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट में, कि ये जो आप गैस देख रहे हो बाहर आ रहा है, फोर्स ऑन हॉट गैस, वो नीचे की तरफ है। तो इस गैस के नीचे की तरफ रिलीज होने पे जितना फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही फोर्स फिर क्या हो रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। तो यही न्यूटन ने बताया कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जैसे अगर एक वॉल को अगर आप ऐसा पुश करते हो, पंच देते हो, तो वो वॉल टूटता क्यों नहीं? क्योंकि उतना ही एट द सेम टाइम में वो रिएक्शन फोर्स भी दिया है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए सुपरमैन की तरह, और अगर आपने एक फाइट दिया और वो दीवार टूट गया, तो आप समझ जाइए कि फिर एक्शन फोर्स जो था वो रिएक्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा था, अनबैलेंस्ड हो गया, जिसकी वजह से वो वॉल वहाँ पे टूट के गिर गया। तो ये न्यूटन ने 3 लॉज हमको दिए थे, जिसका हमने रिविजन किया। चलते हैं आगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। वो महान साइंटिस्ट में से एक अच्छे महान साइंटिस्ट थे रिसेंट टाइम्स के, अभी के ज़माने के, मतलब अभी मतलब रिसेंटली ऐसा समझिए। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया जो अभी हमने पढ़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन, उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख के भी बताया, जो वर्किंग था वो भी यहाँ पे बताया, ये भी हमने डील किया है ऑलरेडी। एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया, लेकिन ये सबको जिस बुक में बताया उस बुक का नाम यहाँ पे बताया है, वो है प्रिंसिपिया। फिर आगे क्या लिखा कि बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, प्रिंसिपिया जो बुक है, ये बुक लिखने से पहले, उसके और पहले, केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन। तो केपलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी क्या किया था, 3 लॉज दिया था, जिसके अंदर वो प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया।
था कि प्लैनेट्स किस तरह मूव करते हैं, जो हम आगे सीखने ही वाले हैं। However, the reason why planets move in the way described by Kepler's laws was not known. अभी केपलर ने जो तरीका बताया था कि प्लैनेट इस तरीके से मूव होते हैं, तो वो क्यों होते हैं वो उन्होंने नहीं बताया था, वो उसका रीज़न तब तक नहीं पता था। देखिए प्लैनेट किस तरह मूव होते हैं केपलर के लॉज जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, लेकिन वो क्यों ऐसा मूव होते थे वो केपलर ने नहीं बताया था, या उस टाइम पे ये सब नहीं पता था। फिर आगे क्या लिखा है कि न्यूटन विद हिज थियरी ऑफ ग्रेविटी, तो न्यूटन ने अपना जो ग्रेविटी का थियरी था उसको मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ, उसको यूज़ करके उन्होंने केपलर के लॉज को भी डिराइव किया था मैथमेटिकली। वो सब हम देखने भी वाले आगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज। तो न्यूटन ने इतना ही नहीं किया, और भी किया। ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ मोशन ही इतना नहीं दिया, उन्होंने लाइट का जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन है, हीट में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, साउंड एंड मैथमेटिक्स, ये सब ब्रांचेस में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ही इन्वेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जहाँ आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री देख रहे हो, एक और ब्रांच है कैलकुलस बोला जाता है, जो आप 11th स्टैंडर्ड में देखोगे। तो दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलस एंड हैज़ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और ये जो कैलकुलस उन्होंने जो हम एलिप्स पढ़ेंगे अभी, हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसा एक कंसेप्ट आप 11th स्टैंडर्ड में देखने वाले हो। ये सब जो था, ये कैलकुलस उसको नाम दिया गया। ये इसका अप्लीकेशन बहुत है, इसका भी यूज़ बहुत होता है उनके कॉन्सेप्ट का, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए कितना कुछ इन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, जिसके अंदर बहुत सारे मिरर्स रहेंगे और इमेजेस जो रहेंगे वो इधर उधर टकरा के आपको दिखाई देंगे। तो ये सब इन्वेंशन था किसका, न्यूटन का। तो न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। इसके बाद आगे देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए क्या लिखा है कि ट्राई दिस, टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग ले लीजिए, मतलब एक रस्सी ले लीजिए और उसके एक एंड पे एक पत्थर बांध दीजिए, एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग द सर्कल एज शोन इन द फिगर 1.2। इस तरह जैसा वो घूम रहा है आप इस तरह घुमाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, क्या आप कोई फोर्स स्टोन पे अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड क्या क्वेश्चन लिखा है कि इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग। अब ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। फिर आगे क्या लिखा है कि हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, और ये जो एक्टिंग फोर्स है जो एक्ट हो रहा है इसको स्टॉप किस तरह कर पाओगे। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, तो स्टॉप करने के बाद स्टोन के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये जो चारों क्वेश्चन आप देख रहे हो इसका आंसर भी यहीं पे दिया हुआ है आगे कि एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, जब तक हमने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि स्टोन को अपनी तरफ खींच के रखें, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। एंड आर अप्लाइंग ए फोर्स टूवर्ड्स इट, और हमने इसीलिए उसको एक फोर्स अप्लाई किया जो सेंटर की तरफ है। मतलब स्टोन क्या महसूस कर रहा है, उसको कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है। सिंस लेकिन वेलोसिटी भी है उसकी, तो वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसको खींच रही है। फिर इतना समझिए कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो स्टोन के ऊपर वो इनवर्ड है, टूवर्ड्स द सेंटर है। द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग, अब वो फोर्स कब स्टॉप होएगा, अगर आपने रिलीज कर दिया स्ट्रिंग को अगर आपने हाथ से छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे दिखाया स्ट्रिंग को अगर आपने छोड़ दिया तो वो जो एक्टिंग जो मतलब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब उसके बाद होगा क्या, तो इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ, स्टोन जो है वो चला जाएगा, उड़ के चला जाएगा अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ इन द टेंजेंट टू द सर्कल। जब आप जैसे छोड़ोगे तो ऐसा घूम घूम के नहीं गिरेगा, वो सीधा जाके गिरेगा इस तरीके। यहाँ पे अगर ये मोमेंट पे अगर आपने छोड़ा है तो ये यहाँ चला जाएगा, अगर इस मोमेंट पे आपने छोड़ा है इस मोमेंट पे तो वो यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जिस मोमेंट पे आपने जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे छोड़ा है उसके सीधे डायरेक्शन पे वो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर्कल के टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वैसे डायरेक्शन में वो जाएगा। एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज, उस पोजीशन से जहाँ पे हमने स्ट्रिंग को रिलीज़ किया है। मतलब अगर स्टोन यहाँ पे होता तो यहाँ पे भागता था, यहाँ पे होता तो यहाँ पे भागता था, यहाँ पे होता तो यहाँ पे, जिस जगह पे आपने रिलीज़ किया है जिस पोजीशन पे उस पोजीशन से उस टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो एट द पोजीशन ऑफ द स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड बिकॉज दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन ऐसे ही है, उसका डायरेक्शन ऐसा सीधी सीधा है, रेडियस के परपेंडिकुलर ही है, रेडियस के परपेंडिकुलर ही है।
एट दैट इंस्टेंट अ टाइम, उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे आपने छोड़ा, जैसे यहाँ पे है इस टाइम पे छोड़ा तो वो यहाँ पे भाग जाएगा, यहाँ पे है इस टाइम पे आपने रिलीज़ किया तो वो यहाँ पे भाग जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि आपका रोटेशन इस तरीके से है जो फिगर 1.2 में आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब भी हम एक स्टोन को ऐसा रोटेट करते हैं तो वो फील करता है कि उसको कोई सेंटर में पुल कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी होती है जिसकी वजह से वो उस तरफ भी उस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी उसको फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ को कवर करते रहता है। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर देखिए ये अगर आप डायग्राम देखते हो तो जब हम नाइफ़ को क्या करते हैं, ये थोड़ा यूँ ही ड्रॉ हुआ है, ऐसा रियल नहीं है ये। तो जब हम नाइफ़ को ऐसा धार लगाते हैं तो इसके अंदर से जो स्पार्क्स निकलता है, जो चिंगारी निकलता है, वो ऐसा घूम घूम के नीचे की तरफ नहीं आता है। कोई चिपका रहेगा तो वो नीचे एक्सीडेंटली चला जाएगा, लेकिन रियल में कैसा होता है, सब सीधे की तरफ भागते हैं। या अगर आप एक रेनी सीजन में अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक के पीछे के जितने भी जो कचरे होते हैं पानी के साथ, वो देखिए सीधे सीधे टेंजेंट की तरफ निकलते हैं। तो ये उनका एक्चुअल पोजीशन होता है जो आपको समझना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent। जैसे देखिए अगर ये डिस्क घूम रहा है और आपने इसके ऊपर 5 रुपीज़ ऐसा घूम रहा है, अगर आपने इसके ऊपर 5 रुपीज़ का एक कॉइन रखा है तो वो ऐसा घूम के नहीं बाहर जाएगा, ऐसा घूमेगा नहीं, वो इस तरह भागेगा। यहाँ पे रखा है तो इस तरह भागेगा, मतलब वो टेंजेंशियल ही डायरेक्शन में भागता है। तो ये यहाँ पे बोला है कि यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म्ड ए सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियसली इन विच ए 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc. Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. इसलिए क्या लिखा है कि thus a force acts on any object, इसलिए कोई भी फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एंड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और उसका फोर्स जो है सेंटर की तरफ हो रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब रोटेटिंग चीज़ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स पुलिंग फोर्स है उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, तो सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि सेंटर से कोई उसे खींच रहा है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब ऐसा मतलब सेंटर सीकिंग मतलब वो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाना चाहता है ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, उस फोर्स की वजह से। लेकिन वो क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी भी है, जैसे हम मून के बारे में भी देखेंगे, अगर उसका खुद का वेलोसिटी है तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा वो देखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझिए कि सेंटर सीकिंग फोर्स है, जो सेंटर की तरफ कोई किसी बाहर सर्कुलर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको खींच रहा है अपनी तरफ। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यू नो दैट द मून विच इज़ द नेचुरल सेटेलाइट, तो आपको मालूम है कि मून एक नेचुरल सेटेलाइट है, और सेटेलाइट आपको पता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो घूमता है, और मून नेचुरल चीज़ है, बाकी हमने जो भेजा वो सब आर्टिफिशियल है। तो यू नो दैट द मतलब सेटेलाइट का फिर से एक बात बता रहा हूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूमता है। तो मून एक ऐसा सेटेलाइट है जो अपने नेचुरल है, जो गॉड ने बनाया है और जो अर्थ के आजू बाजू घूमता है। तो यू नो दैट द मून विच इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन ए डेफिनेट ऑर्बिट, वो एक अपने ऑर्बिट में घूमता है जो एलिप्स के जैसा है, पूरा सर्कुलर नहीं है। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन। तो वो मोशन होने के बाद तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, आपको पता है कि डायरेक्शन तो क्या हो रहा है, चेंज हो ही रहा है, हर जगह पे डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अगर ये अर्थ है तो वो जब क्लोज में रहता है, अर्थ के नज़दीक में रहता है तो वो थोड़ा फास्ट रहता है, और अगर अर्थ के दूर में रहेगा तो थोड़ा स्लो रहता है। तो उसका जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड, उसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो भी, और उसका स्पीड जो है वो चेंज होते रहता है ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन में। फिर आगे क्या लिखा है कि डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून, तो आपको लग रहा है कि इस मून के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ये मून है तो ऑब्वियसली वो अर्थ एक्ट कर रहा है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने का फोर्स लगा के रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वॉट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, उसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर। फिर हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट, अगर अर्थ ने कोई फोर्स एक्ट नहीं किया मून के ऊपर तो मून सीधा ही सीधा चला जाएगा, मून सीधा सीधा चला जाएगा। अब ये गिरता क्यों नहीं अर्थ के ऊपर, ये आपको अगर डाउट आ रहा है तो ये आपको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा, डू अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन, तो क्या
बाकी के जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो भी सन के आजू बाजू घूमते हैं इन सिमिलर फैशन। तो सीधी सी बात है, अगर मून इसके आजू बाजू में घूम रहा है तो अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू में घूम रहा है, अदर प्लैनेट जो है वो भी सन के आजू बाजू में घूम रहे हैं। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो क्या उनके ऊपर भी सन अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो वो भी राइट है कि हाँ, सन उसको खींच रहा है सब प्लैनेट्स को अपनी तरफ। वॉट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन, तो सबका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स सन, सन की तरफ सबका डायरेक्शन है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस इट इज़ क्लियर दैट फॉर मून टू गो अराउंड द अर्थ, तो मून को अर्थ के आजू बाजू घूमने के लिए देयर मस्ट बी ए फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द मून। जैसे अगर ये घूम रहा है तो सेंटर में फोर्स कोई तो है, सेंटर में कोई फोर्स है। तो मून अगर अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है तो मून भी ऐसा फील करता होगा कि कोई तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और वो है अर्थ। देयर मस्ट बी ए फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ। और वो फोर्स जो है ऑब्वियसली वो कौन एक्सर्ट कर रहा है? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, विच अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। और अर्थ क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, पर वो गिरता क्यों नहीं वो तो हम देखने वाले हैं। सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स, और यही वजह है कि बाकी के जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के आजू बाजू, तो उसमें सन क्या कर रहा है? सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, और यहाँ तक कि अर्थ को भी, और अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये आपको समझना है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझना था, और सर्कुलर मोशन, जो मोशन राउंड राउंड रहेगा वो सर्कुलर मोशन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो सेंटर सीकिंग है, जो सेंटर अपनी तरफ, जो सेंटर में जो फोर्स है, जैसा न्यूक्लियर फोर्स आपने देखा था, देखिए सेंटर सीकिंग फोर्स, अपनी तरफ खींचना। तो ये आपको सीखना था। चलिए इसके बाद जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।